हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 8 की साइंस और उसका लास्ट चैप्टर 18 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि पहेली और बोजो दोनों ही बहुत एक्साइटेड होते हैं न्यूज़ सुन के कि जो ताजमहल है आगरा के अंदर वो दुनिया के 7 वंडर्स में ऐड हो गया है। और वो उदास भी हो जाते हैं ये सुन के कि इसकी जो सुंदरता है, मॉन्यूमेंट की जो ब्यूटी है वाइट मार्बल की, ये खतरे में है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन जो आसपास के एरिया से जनरेट हो रहा है। तो वो और जानना चाहते हैं कि कैसे हम एयर और वाटर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, उसको फाइट कर सकते हैं। जैसे कि हम सबको पता है हमारा इन्वायरमेंट वो इतना क्लीन नहीं है जितना पहले होता था। जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं और एल्डर्स हैं, अगर आप उनसे बात करोगे तो वो आपको बताएंगे कि उनके टाइम पे जो स्काई था वो क्लियरली दिखाई देता था, क्लीन वाटर मिलता था, फ्रेश एयर होती थी, जो इस टाइम पे नहीं है। इवन मीडिया रिपोर्ट्स ये बोल रही है कि इन्वायरमेंट की, वातावरण की जो क्वालिटी है वो कम होती जा रही है। इस वजह से हम ये देख सकते हैं कि जो इम्पैक्ट है वो हमारी हेल्थ के ऊपर भी पड़ रहा है। जो एयर की क्वालिटी है कम हो रही है तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। वाटर की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो हमारी लाइफ पे तो असर होगा ही होगा। बहुत सारे लोग हैं जो इसकी वजह से, एयर या वाटर पोल्यूशन की वजह से बीमारियों से जूझ रहे हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी जो बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ते जा रहे हैं केसेस, वो यही है कि सांस नहीं लिया जा रहा। तो डेफिनेटली ये सोचते हुए हम डर भी जाते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि हमें साफ हवा या पानी मिले ही ना। हमने पढ़ा था कि कितना इम्पोर्टेंट है एयर और वाटर का होना हमारी लाइफ के अंदर। आज हम पढ़ेंगे कि क्या हार्मफुल चेंजेस हो रहे हैं हमारी सराउंडिंग के अंदर और वो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एयर पोल्यूशन के बारे में। देखिए, हम खाने के बिना, पानी के बिना कुछ देर तक सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन हवा के बिना आप कुछ मिनट भी नहीं सरवाइव कर सकते। इतना इंपॉर्टेंट है हवा का होना हमारी लाइफ में, और खास तौर पे क्लीन एयर का होना। अगर एयर जो हमारे आसपास है उसकी कॉम्पोजिशन की बात की जाए, वो बेसिकली एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज में नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, बाकी की गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन, और इसके अलावा वाटर वेपर्स भी मौजूद होते हैं। अब एक एक्टिविटी दी है, मान लीजिए आपको पता है आप किसी स्मोक वाले एरिया में जाते हो, खांसी आनी शुरू हो जाती है। खास तौर पे ब्रिक किल्न में जाते हो जहां पर ईंटें बनती है, जो बहुत धुआं एमिट करता है, तो आपको खांसी आनी शुरू हो जाती है। एक सड़क जहां पे व्हीकल्स ही व्हीकल्स हैं, अगर वहां चले जाओ सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एयर की क्वालिटी जो है वो गिरी होती है वहां पे, वो बहुत कम होती है, मतलब क्लीन एयर नहीं होती। अब आपको कुछ केसेस दिए गए हैं, आपको बताना है कि यहाँ पे आपको कैसा फील होता है अगर आप वहां जाते हो। सबसे पहला, अगर आप पार्क में जाते हो या एक बिजी रोड में जाते हो, देखिए अगर आप पार्क में जाते हो जहां प्लांट्स हैं तो वहां की जो हवा है वो फ्रेश एयर होती है, लेकिन अगर आप बिजी रोड पे जाते हो वो बहुत पोल्यूटेड होता है। वहां पे फ्यूम्स होते हैं, स्मोक होता है, डस्ट होता है, आवाज होती है, इतना क्लीन नहीं होती एयर। दूसरा, अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में जाते हो या इंडस्ट्रियल एरिया में जाते हो तो आप क्या डिफरेंस देखते हो। अगर हम रेजिडेंशियल एरिया की बात करें, वो भी पोल्यूटेड होता है, वहां भी पोल्यूशन होती है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया से कम। आप कह सकते हो इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा पोल्यूशन होती है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज हैं वो केमिकल्स एमिट करती हैं, टॉक्सिक गैसेस एमिट करती है, जिसकी वजह से वहां पोल्यूशन का लेवल ज्यादा होता है। एक और केस है कि आप बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन पे अगर जा रहे हो डिफरेंट टाइम पे दिन के, जैसे सुबह जा रहे हो, आफ्टरनून में जा रहे हो या इवनिंग में जा रहे हो, तो क्या आपको एहसास होता है। देखिए, अगर आप सुबह जाते हो जहां पर ट्रैफिक का इंटरसेक्शन है, राउंड अबाउट हो गया, टी जंक्शन हो गया, वहां ज्यादा पोल्यूशन नहीं होता क्योंकि अभी ट्रैफिक चलना शुरू नहीं हुआ। आफ्टरनून में जाते हो तो बहुत पोल्यूशन हो जाती है, वहां पे स्मोक निकल रहा होता है व्हीकल से। इवनिंग में जाते हो तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है वहां पे, ये देखने को मिला है, आपने भी देखा होगा। चौथा केस है कि अगर आप विलेज में देखते हो या टाउन में देखते हो तो क्या डिफरेंस है। मुझे ये लगता है कि विलेज का जो हवा है, पानी है, वो इतना पोल्यूटेड नहीं है जितना टाउन का है। टाउन में इंडस्ट्रीज भी हैं, व्हीकल्स भी ज्यादा होते हैं, इस वजह से साउंड भी ज्यादा होती है, पोल्यूशन का लेवल भी वहां पर क्या होता है, ज्यादा होता है। चलिए, अब हमने ऑब्जर्वेशन देख ली अपनी कि डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्मोक, धुआं
एटमॉस्फेयर में एमिट किया जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि ये एक्चुअली स्मोक जो है वो कहाँ से आती है? वेल, इंडस्ट्री से भी आती है, ऑटोमोबाइल से भी आती है, व्हीकल से भी आती है हमारे स्मोक। जब हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं उससे भी धुआं आता है। तो अब ये समझते हैं कि ये जो ऐसी चीजें जब एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती हैं तो एटमॉस्फेयर को मॉडिफाई कर देती हैं, चेंज कर देती हैं। जब एयर कंटेमिनेट हो जाती है, गंदी हो जाती है इन अनवांटेड सब्सटेंसेस के एडिशन की वजह से, और उसका एक हार्मफुल इफेक्ट होता है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, उसे हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। दोबारा बता रही हूं, एयर जब कंटेमिनेट हो जाती है उसमें अनवांटेड सब्सटेंसेस जो हैं वो ऐड हो जाते हैं जो एक हार्मफुल इफेक्ट छोड़ते हैं लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, उसे हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। अब एयर आखिरकार पोल्यूट होती कैसे है? देखिए, जो सब्सटेंसेस एयर को पोल्यूट या कंटेमिनेट करते हैं, गंदा करते हैं, उनको हम एयर पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। ये कुछ नेचुरल सोर्सेस से भी आते हैं, जैसे स्मोक, धुआं हो गया, डस्ट निकलता है जब जंगलों में ऑटोमेटिकली गर्मी के टाइम पे आग लग जाती है, वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं, तो ये नेचुरल फिनोमिना है जिससे पोल्यूशन बढ़ती है। कुछ पोल्यूटेंट्स जो हैं वो हम ऐड करते हैं, हमारी एक्टिविटीज की वजह से ऐड होते हैं, जैसे फैक्ट्री से धुआं निकलता है, पावर प्लांट से धुआं निकलता है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से धुआं निकलता है, फायर वुड, अगर आप लकड़ को जलाते हो तो धुआं निकलता है, काउ डंग, गोबर को जलाते हो तो धुआं निकलता है। अब बुक में ऐसी एक्टिविटी दी हुई है कि आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कि किस तरीके से अलग अलग रेस्पिरेटरी, सांस लेने की जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। आप भी अपने घर के आसपास अगर ऐसा सर्वे करोगे तो आपको पता होगा बच्चों में भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। तो चलिए अब ये कुछ पोल्यूटेंट्स जो हैं जो एयर में प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास जो व्हीकल्स का नंबर है वो सडनली बढ़ रहा है, और ये जो नंबर बढ़ रहा है ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है एयर पोल्यूशन को। जो व्हीकल्स हैं वो पोल्यूटेंट्स रिलीज करते हैं, कौन कौन से? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और धुआं, स्मोक। आप देख सकते हैं काले रंग का धुआं निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तब भी प्रोड्यूस होती है जब जो फ्यूल्स है, कोयला हो गया, ये पूरे तरीके से बर्न नहीं होते। कोयले के बर्न होने से, पेट्रोल डीजल के बर्न होने से, ये सारे फ्यूल्स है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस होती है, ये ना ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी है हमारी बॉडी की वो कम कर देती है। तभी बोला जाता है ना कि सर्दियों में जब कोयला जला के खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं उसकी वजह से कई लोगों की डेथ हो जाती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड सोते सोते इंसान को मार देती है। इतनी पॉइजनस गैस होती है, ये रिलीज होती है व्हीकल से, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई। आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि आपको पता है अगर देखा जाए कि कितने व्हीकल्स जो हैं वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है और उनकी एक लाइन बना दी जाए तो वो जो लाइन होगी वो दो जो दुनिया की सबसे बड़ी रिवर्स है लेंथ में, नाइल और अमेजोन, उन दोनों की लेंथ के बराबर होगी। मतलब नाइल और अमेजोन को जोड़ दो तो इतने व्हीकल्स हैं दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन नेक्स्ट लेवल पे कॉज कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा विंटर के अंदर एक टर्म का यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं स्मॉग। वैसे तो फॉग दिखाई देती है लेकिन ये स्मॉग क्या है? स्मॉग बनी होती है स्मोक और फॉग की। तो ये जो स्मोक है इसके अंदर ऑक्साइड्स हो सकते हैं नाइट्रोजन के जो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, और ज्यादा पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं। तो फॉग जो है जो स्मोक से बनती है उसे हम स्मॉग बोलते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी जानलेवा बीमारियां होती हैं, सांस लेने की बीमारियां होती है, बच्चों को खांसी, जुकाम, एज्मा हो जाता है। ये सब स्मॉग का हमें गिफ्ट होता है। बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो जिम्मेदार है एयर पोल्यूशन की वजह से। पेट्रोलियम रिफाइनरीज, हमने पढ़ा था पेट्रोल को रिफाइन करने की जरूरत होती है क्योंकि आप जैसे एक्सट्रैक्ट करते हो उसको क्रूड फॉर्म में उसे यूज नहीं कर सकते। तो ये जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं ये मेजर सोर्स हैं गैसियस पोल्यूटेंट्स का, धुआं निकालने का। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब निकलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की बात की जाए तो वो फ्यूल्स के कंबशन की वजह से भी निकलता है। जब फ्यूल्स जलते हैं, जैसे कोल जलता है पावर प्लांट्स के अंदर,
तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपके हार्म पहुंचाता है, प्लस परमानेंटली आपका जो लंग है वो भी डैमेज कर देता है। आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। एक और किस्म के पल्यूटेंट्स होते हैं जिसके बारे में आपने सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उसे CFC भी बोला जाता है। इनको हम यूज करते हैं फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, एयर कंडीशनर के अंदर, एरोसोल स्प्रेज के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे ये एरोसोल स्प्रे क्या होते हैं। देखिए, इन्हें हेल्थ केयर में भी यूज किया जाता है, डिसइंफेक्ट करने के लिए, थर्मामीटर या कोई और चीज। एनेस्थेटिक प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। घर में बात करें तो क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है कि भाई बाकी चीजें जो गंद है वो दूर हो जाए। पेंट्स में यूज किया जाता है, वार्निशेस में यूज किया जाता है, इवन एयर फ्रेशनर में यूज किया जाता है। आप ये सब छोड़ो, खाने के सामान में भी यूज किया जाता है, कुछ ऑयल में आपको मौजूद मिलेगा, या विप्ड क्रीम के अंदर भी एरोसोल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो ये जो हमें एरोसोल्स अलग अलग जगह पे मिलते हैं स्प्रेज की फॉर्म में, ये CFC का एक कारण है, एक सोर्स है। और जो CFC है वो डैमेज करती है हमारी ओजोन लेयर को। ओजोन लेयर जो है वो अर्थ को सराउंड करती है और हमें UV लाइट से प्रोटेक्ट करती है। क्या आपने ओजोन होल के बारे में सुना है? ओजोन के अंदर एक बहुत बड़ा छेद होता जा रहा है, होल होता जा रहा है, जिसकी वजह से डायरेक्ट UV लाइट हमारे को हार्म पहुंचा रही है। इसके बारे में आप और फैक्ट्स इकट्ठे कर सकते हैं। तो ये ओजोन होल क्यों हो रहा है? ये CFC का ही गिफ्ट है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि CFC को रिप्लेस किया जाए और कम हार्मफुल जो केमिकल्स हैं वो यूज किए जाएं। इन सब सोर्सेज के अलावा जहां से हमें पल्यूटेंट्स मिलते हैं, ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स, गाड़ियां जो चलती हैं डीजल पे, पेट्रोल पे, वो भी अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स जो है वो एमिट करती हैं। मतलब धुआं तो एमिट करती हैं, गैसेस तो एमिट करती हैं, साथ में छोटे छोटे पार्टिकल्स एमिट करती हैं जो एयर में घूमते रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं लंबे टाइम के लिए। इसकी वजह से ना आंखों में जलन होनी शुरू हो जाती है, क्लियरली दिखाई नहीं देता, और अगर आप इन्हें इनहेल कर लेते हो तो बीमारियां हो जाती हैं। इनफैक्ट ऐसे जो पार्टिकल्स हैं ये सिर्फ ऑटोमोबाइल से नहीं निकलते, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से भी निकलते हैं। जब स्टील मेकिंग या माइनिंग होती है तब भी ये छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। पावर प्लांट्स भी थोड़ा सा, जैसे पेपर आप जलाते हो तो ऐश निकलती है ना, पावर प्लांट्स जहां बिजली बन रही है ये भी एमिट करते हैं ऐश पार्टिकल्स जो पोल्यूट करते हैं हमारी एयर को। अब बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है जिसके अंदर आपने एयर पोल्यूटेंट्स, उनका सोर्स और उनके इफेक्ट के बारे में डिस्कशन करनी है। मैं आपके लिए यहाँ पे टेबल बना चुकी हूँ। जैसे सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से निकलती है ये गैस? व्हीकल से, इंडस्ट्री से, रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करती है, और हमने पढ़ा था हीट ट्रैप कर लेती है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड व्हीकल से निकलती है, इंडस्ट्रीज से निकलती है, फ्यूल्स के जलने से निकलती है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करती है, सांस लेने की बीमारियां, और इंसान को मार भी सकती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसोल स्प्रेज में यूज किए जाते हैं और ये डिप्लीट कर देते हैं हमारी ओजोन की लेयर को। अब डिस्कस करते हैं केस स्टडी ताजमहल की। पिछले 2 डेकेड से कम 20 साल से इंडिया जो है वो एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन बना है, खास तौर पे ताजमहल की वजह से, जो आगरा में लोकेटेड है। दूर दूर से लोग इसे विजिट करने आते हैं। लेकिन आजकल ये एक डिस्कशन का मैटर बन गया है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो वार्न करते हैं कि एयर के अंदर जो पल्यूटेंट्स हैं वो इसके वाइट मार्बल को खराब कर रहे हैं, डिसकलर कर रहे हैं, जो रंग है वो गायब होता जा रहा है। तो हम ये देख चुके हैं कि ये जो एयर पोल्यूशन है ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नहीं अफेक्ट करता, इनफैक्ट नॉन लिविंग चीजों पे भी अफेक्ट करता है। बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, स्टैचूज अफेक्ट हो जाते हैं। तो जो इंडस्ट्रीज हैं आगरा के आसपास लोकेटेड हैं या आगरा में लोकेटेड हैं, जैसे रबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री, केमिकल की इंडस्ट्रीज, इवन खास तौर पे मथुरा ऑयल रिफाइनरी, ये रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग तरीके के जो पल्यूटेंट्स हैं वो एमिट करने के लिए एयर में, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करती हैं। ये होती गैसेस हैं, वाटर वेपर के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो एसिड में तब्दील हो जाती हैं, और ये जो एसिड ड्रॉप्स हैं जब बारिश होती है तो ये एसिड रेन की फॉर्म में नीचे गिरते हैं, और एसिड रेन कोरोड कर देती है, खराब कर देती है मार्बल के मॉन्यूमेंट्स को, मार्बल पे अफेक्ट करती है।
इसीलिए इसे बोला जाता है मार्बल कैंसर। इवन जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे जो हमारी विजिबिलिटी अफेक्ट करते हैं, वो एमिट किए जाते हैं बाय मथुरा ऑयल रिफाइनरी, जिसने कंट्रीब्यूट किया है कि ये जो मार्बल है ये येलो कलर का हो जाए, उसपे पार्टिकल्स आके सेटल हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे स्टेप्स लेने की कोशिश की है ताकि ताजमहल को सेव किया जा सके। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया इंडस्ट्रीज को कि भाई क्लीनर फ्यूल की तरफ को बढ़ो, सीएनजी यूज करो, कंप्रेस नेचुरल गैस, एलपीजी यूज करो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, प्लस उस एरिया में जो वाहन चलेंगे, ऑटोमोबाइल्स चलेंगे, वो अनलेडेड पेट्रोल के चलेंगे, जिसकी वजह से कम पॉल्यूशन हो। आप अपने बड़ों के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि क्या उन्होंने कुछ साल पहले ताजमहल देखा था और आज का जो ताजमहल है वो कैसा है। आप फोटो लेके पेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आने वाले सालों में डेफिनेटली चेंजेस आ जाएंगे। तो जो ताजमहल है वो इतना सुंदर मॉन्यूमेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वाइट कलर का है, ब्यूटीफुल, और खास तौर पे फुल मून पे जो वो दिखाई देता है, इट्स अमेजिंग। लेकिन आजकल की डेट में बिल्कुल उसका चार्म जा चुका है, पेल कलर का हो चुका है। अब ये जो एसिड रेन है ये सिर्फ मॉन्यूमेंट्स पे इफेक्ट नहीं करती। हमने पढ़ा था कि अगर ये मिट्टी में गिर जाती है तो सॉइल को भी एसिडिक कर देती है, जो कि सॉइल क्रॉप्स के लिए अच्छी नहीं होती, और इवन सॉइल को नहीं अफेक्ट करती, जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, जो क्रॉप्स हैं, उनको भी तबाह कर देती है। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। आपने पढ़ा था कि जो सन रेज आती है अर्थ के अंदर वो अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। मान लीजिए कुछ सन रेज आ रही हैं, कुछ जो है वो अर्थ के सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, कुछ उसका पार्ट जो है वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है स्पेस के अंदर। अब ये जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है इसको एटमॉस्फेयर क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है रेडिएशंस को, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो वार्म रहती है, गर्म रहती है। आपने कभी ग्रीन हाउस नर्सरी देखी होगी या ग्रीन हाउस का एक एरिया देखा होगा, उसमें यही होता है कि सन की हीट अंदर आ जाती है और जब वापस रिफ्लेक्ट करने का टाइम आता है तो वो बाहर नहीं जा पाती, रेडिएशंस जो हैं वो ट्रैप हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर वैसी गैसेस होती है ना जो ट्रैप कर ले अर्थ के अंदर। तो इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। कुछ गैसेस जो हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये वापस बाहर नहीं जाने देती हीट को, जिसकी वजह से अर्थ का बैलेंस जो है टेम्परेचर का मेंटेन रहता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी तो जो टेम्परेचर है वो एकदम से राइज कर जाएगा, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक कंपोनेंट है एयर का, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा था, जो प्लांट्स हैं वो यूज करते हैं एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को और अपना खाना बनाते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड वही चीज है जो एक पल्यूटेंट का काम करती है, एक्सेस में मौजूद होती है एटमॉस्फेयर में। लेकिन एक बच्चे का एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हमें पता है कि प्लांट्स तो इसे यूज करते हैं। वो इसलिए हो रहा है, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। एक साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रही है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, और दूसरी साइड पे जो फॉरेस्ट एरिया है, जो प्लांट्स हैं, वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। प्लांट्स यूज करते थे कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से ताकि वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना सके। अब क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होती जा रही है, इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है वो बढ़ता जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो और कंट्रीब्यूट करती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। तो CO2 का लेवल बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम एमिट कर रहे हैं, प्लांट साथ में काट रहे हैं, तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में इकट्ठी हो जाती हैं और रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इसके अलावा बाकी गैसेस जैसे मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गए, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं इस इफेक्ट में। लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो है CO2। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न बन गया है, ना केवल इंडिया के लिए बल्कि वर्ल्ड वाइड जो गवर्नमेंट है उनके लिए। काफी कंट्रीज ने एक अग्रीमेंट साइन किया था
कि हम ग्रीन हाउस की जो एमिशन है उसे डेफिनेटली कम कर देंगे। क्यों कम करेंगे? क्योंकि उसके इफेक्ट्स जो है वो सब लोगों को दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि कैसे कैसे दिखाई दे रहे हैं इसके अलग अलग इफेक्ट्स। तो उस अग्रीमेंट को जिसको साइन किया गया था कि हम ग्रीन हाउस एमिशन कम करेंगे, उस अग्रीमेंट को बोला जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। ये 1992 में बाहर रखा गया था और इसको साइन किया गया था 1997 के अंदर। किसने प्रपोज किया था ये? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। इस कन्वेंशन ने बोला था कि भाई रिड्यूस करो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन, क्योंकि एक साइंटिफिक कंसेंसस बन चुका था कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसकी वजह से और ह्यूमन लाइफ जो है वो खतरे में आ रही है। क्या आपको पता है अगर ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो ऐसे ही बढ़ती रही तो अर्थ का जो टेम्परेचर है अगर वो 0.5 डिग्री भी बढ़ गया तो सीरियस इफेक्ट कॉज करेगा। आज की डेट में न्यूज में यही चल रहा है कि गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। और क्या असर है ग्लोबल वार्मिंग का? जो सी का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, ये सब चीजें मेल्ट हो रही हैं, फ्लडिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो रेनफॉल, बारिश का पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है, एग्रीकल्चर का पैटर्न चेंज हो रहा है, फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, प्लांट्स खत्म हो रहे हैं, एनिमल्स पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इवन जो मेजॉरिटी लोग जो हैं पानी के बिल्कुल पास रहते हैं, उनका आइलैंड पे रहना होता है या आइलैंड या डेल्टा के पास रहते हैं, जैसे हमारे केस में आप कह सकते हैं बांग्लादेश के आसपास, मालदीव्स हो गया, लक्षद्वीप के आसपास जो लोग रहते हैं वो बिल्कुल पानी के लेवल तक पहुंच चुका है उनका जो लैंड का पीस है। और जरा सा ऊपर की तरफ को बढ़ा तो डेफिनेटली सब लोग जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इनफैक्ट जो रीसेंट क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट आई है वो हमें यही बोल रही है कि हमारे पास थोड़ा ही टाइम है ग्रीन हाउस इफेक्ट को, लेवल को मेंटेन करने का। अगर नहीं किया तो सीधा 2 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, और ये हम सब के लिए डेंजरस होगा। तो ये थी आज की क्लास। अब हम नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।